हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। लास्ट क्लास में जो हम साइंस जब पढ़ रहे थे तो हमने चैप्टर नंबर 1 का कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आज उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करते हैं। एक बार याद कर लेते हैं कि पिछले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में और उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। साथ ही साथ हमने बात की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स मिलकर किसी एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कि कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। साथ ही साथ इसमें हमने पढ़ा था कि व्हाइट वॉश जब किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये रिएक्ट करता है वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड गैस से और इससे मिलकर ये बना लेता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर इवेपोरेट हो जाता है। और इसका क्वेश्चन भी हमने याद किया था कि ऐसा क्यों होता है कि जब दीवारों पर पुताई की जाती है तो जो फिनिशिंग होती है कलर की वो साथ के साथ दिखाई नहीं देती है और 2-3 दिन बाद दिखाई देती है। वो इसलिए कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमने दीवार पर पेंट किया है ये वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसकी फिनिशिंग हमें 2-3 दिन बाद दीवारों पर दिखाई देती है। तो ये तो बात थी चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस वाला जो हमारा चैप्टर था। इसका लास्ट पार्ट जो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था। अब हम आगे चलते हैं और इसी रिएक्शन के अंदर हमने एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि क्या रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हमने पढ़ी थी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होती है जिसके अंदर एनर्जी लिबरेट होती है जब रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो ये जो रिएक्शन थी स्लेट लाइम जो बुझा हुआ चूना था, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए क्विक लाइम से जब हम स्लेट लाइम बनाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ये बनता है इसके साथ बहुत ज्यादा मात्रा में हीट जनरेट होती है। और ये भी हमने पढ़ लिया था कि वो रिएक्शंस जिनके अंदर हीट या एनर्जी जनरेट होती है किसी भी फॉर्म में उनको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब क्वेश्चन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन से ये अराइज होता है कि इज रेस्पिरेशन एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कि क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन, एक्सोथर्मिक को कहा जाता है ऊष्माक्षेपी, क्षेपित होना यानी बाहर निकलना। तो क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो सबसे पहले हम जानें कि रेस्पिरेशन है क्या। तो देखिए कि रेस्पिरेशन जब हम रेस्पायर करते हैं C6H12O6 ये खाना जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ग्लूकोज की फॉर्म में, हम सांस के अंदर लेते हैं ऑक्सीजन गैस, ये हो गया ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन गैस हो गई। इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर 6CO2 जो कि हम लिबरेट कर देते हैं एक्सपिरेशन के थ्रू और वाटर बनता है। साथ ही साथ एनर्जी जनरेट होती है। अब देखिए तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ रेस्पिरेशन जो है ये एक क्या है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब कैसे है वो देखते हैं कि देखिए जब हम रेस्पायर करते हैं तो खाने के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स इन द सेंस कि उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो काफी बड़ा है, उनको जब हम सांस लेते हैं ये ऑक्सीजन गैस जब उनके साथ रिएक्ट करती है तो उनका ब्रेकडाउन हो जाता है सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। और सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेकडाउन होने के साथ साथ होता क्या है कि एनर्जी भी लिबरेट होती है। और जब वो मॉलिक्यूल्स सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो हमारी सेल्स के थ्रू वो थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो इसके लिए जब हम आंसर लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज during respiration the food molecules which are present in the form of glucose in our body react with oxygen and liberate carbon dioxide gas, water plus energy. This energy provides us more stability to do any work या perform any work, पहली बात। दूसरी बात ये कि this also breaks down large molecules like carbohydrates, fats into simple molecules which are transferred through our cells थ्रू आउट द बॉडी। क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ और अगला पार्ट जो है उसमें हम पढ़ेंगे
अगली रिएक्शन का टाइप जो कि है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं हमारी अगली रिएक्शन जो कि है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको विघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। डीकम्पोज हो रहा है यानी कि जिन मॉलिक्यूल से वो बना हुआ है उनके अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है या टूट रहा है। एक सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं, जो एग्जांपल हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको जब हम गर्म करते हैं, देखिए ये मैंने ट्रायंगल लगाया, इसका मतलब होता है हीट गर्म करना, ठीक है। ये है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है CaO + CO2 में। ये है कैल्शियम ऑक्साइड और वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये ही एग्जांपल है किसका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं कि जब एक लार्ज मॉलिक्यूल किसी भी तरीके से रिएक्ट कराने पर अपने कंस्टिट्यूएंट्स में टूट जाता है। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब है कि जिनसे इसका निर्माण हुआ है उनके अंदर टूट जाता है, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और बात करते हैं अपन फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स की। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं इनको जब गर्म किया जाता है तो सबसे पहले हम बात करें कि फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको डिकम्पोज कैसे किया जाता है। तो FeSO4 जो है, FeSO4 इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये बदल जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो देखिए ये तो हो गई सल्फर डाइऑक्साइड गैस, लिबरेट हो जाएगी वातावरण में। ये हो गई सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ये भी लिबरेट हो जाएगी वातावरण में। ये जो है फेरस सल्फेट से बन गया फेरिक ऑक्साइड, इसको कहेंगे फेरिक ऑक्साइड, और ये हो गया फेरस सल्फेट। अब ये डिकम्पोजिशन हो गया कि ये फेरस सल्फेट जो है ये इतने मॉलिक्यूल्स में टूट गया। लेकिन अब यहाँ पर बात ये है कि ये जो फेरस सल्फेट होता है इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है कि ये जो फेरस सल्फेट होता है इसका फॉर्मूला जो है वो ऐसे लिखा जाता है FeSO4 7H2O, यानी कि एक फेरस सल्फेट के साथ वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए पाए जाते हैं। अब होता यह है कि जब इसको गर्म किया जाता है तो सबसे पहले ये जो वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसे कहा जाता है ये जुड़ा हुआ है, ये अलग होता है और उसके बाद फेरस सल्फेट डिकम्पोज होता है अपने कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो चलिए अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इसको हम डिफाइन कैसे करें। तो सबसे पहले हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। In this reaction, decomposition reaction में in this reaction a simple reactant breaks down into एक सिंपल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स लिख दें या सिंपल रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो ये एक सिंपल रिएक्टेंट जो है वो अपने छोटे सिंपल रिएक्टेंट्स के लिए हम प्रोडक्ट्स लिखते हैं, सिंपल प्रोडक्ट्स। और ये हो गई रिएक्शन किसकी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। यानी कि अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो इस अभिक्रिया में एक सरल रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक अपने छोटे उत्पादों में बंट जाता है या विघटित हो जाता है। लिख देते हैं इसको अपन कि इस अभिक्रिया में एक सरल अभिकारक अपने सरल उत्पादों में
विघटित हो जाता है। और एक एग्जांपल लिख दें अपन, विघटित हो जाता है। विघटित का मतलब है टूट जाना, तो इसलिए हम लिख रहे हैं कि विघटित हो जाता है। और इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो लेड नाइट्रेट का जो एग्जांपल है, ये है लेड नाइट्रेट। इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड बनाता है, PbO। ये है लेड ऑक्साइड। ये जो लेड ऑक्साइड है इसके साथ बनती हैं NO2 गैस लिबरेट होती है, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ बनती है ऑक्सीजन गैस। तो ये हो गया लेड नाइट्रेट, ये हो गया लेड ऑक्साइड, ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और ये हो गई ऑक्सीजन गैस। तो ये एक जो लेड नाइट्रेट का मॉलिक्यूल था, इससे लेड ऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया। और ये हो गई एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। इसके बाद एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि काफी इजी भी है और एग्जाम में पूछी भी जाती है, जिसके बारे में और पढ़ते हैं हम, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। कि वाटर जो है क्या ये भी डिकम्पोज हो सकता है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये हमने नोट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। ये देखिए, अब हम पढ़ते हैं, इसका एग्जांपल हो गया ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है, देखिए नाम से जाने अपन कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, ये अलग अलग तरह की होती हैं। जबकि हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसे कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। अगर यही काम हम करते हैं किसी बिजली को या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, ठीक है, तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं। अब यहाँ मैं बोल रही हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को वाटर के अंदर पास करेंगे, और जिससे कि हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आगे कंप्लीट होगी। अब देखिए, जब हम पढ़ रहे हैं इसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को, तो एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं अपन। कि ये मैंने एक मग बना दिया, देखिए यहाँ ये जो मग है, ठीक है, ये मग जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसका जो बेस है यहाँ पर 2 छेद कर देते हैं, और ये जो छेद हैं यहाँ पर किए हुए, इनके अंदर 2 कोई कील या इस तरीके की चीजों को फिट कर देते हैं। ठीक है, इनके ऊपर हम कार्बन की रॉड लगा देते हैं, जो कि इलेक्ट्रोड का काम करती हैं, कार्बन की रॉड्स। और ये जो दोनों हमने रिबिट लगाए हैं यहाँ पर, मान लीजिए 2 पेच हमने फिक्स कर दिए, इनको हम जोड़ देते हैं किसी सेल से। ठीक है, यहाँ कोई सेल है, उससे हमने इनको जोड़ दिया है। अब क्या किया जाता है कि एनोड और कैथोड अलग अलग हो गए। मान लीजिए एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमने जोड़ दिए। अब क्या करेंगे कि ये जो यहाँ हम इसमें पानी भर देंगे, ठीक है, और इनके अंदर 2 परख नली यानी कि 2 टेस्ट ट्यूब जो कि पूरी तरह से पानी से भरी हुई हैं, उनको इनके ऊपर हम इस तरीके से उल्टा रख देते हैं। इनके अंदर भी पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये बन गया हमारा सिंपल सा डायग्राम, केवल ये समझने के लिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे किया जाता है। आप देखिए होगा क्या कि जैसे ही हम ये दोनों वायर्स को कनेक्ट कर देंगे इस सेल के साथ, तो क्या होगा कि थोड़ी देर में ही यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होना स्टार्ट कर देगी। अब ये जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा, अब यहाँ और कोई रिएक्टेंट तो है नहीं, कोई केमिकल हमने डाला नहीं है, हमने केवल वाटर का यूज किया है। यहाँ भी पानी भरा हुआ है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे थ्रू दिस सेल, तो क्या होगा कि यहाँ जो पानी भरा हुआ है टेस्ट ट्यूब में, वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन से, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से अपने कंस्टिट्यूएंट्स में टूट जाएगा। अब देखिए वाटर जो है इसके कंस्टिट्यूएंट है क्या, कि मैं जब लिखती हूँ H2O, तो मैं लिख रही हूँ 2H2 + O2, यही लिख रही हूँ ना।
H2 मैंने अकेला क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक O ये सिंगल फॉर्म में रह नहीं सकता, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए 2H2O जब मैंने लिखा तो ये डिकम्पोज होगा किससे, 2H2 में, यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाएगी। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो टेस्ट ट्यूब है इनकी सतह पर बुलबुले, छोटे छोटे बुलबुले हमें दिखाई देने लग जाते हैं और धीरे धीरे ये टेस्ट ट्यूब जो है ना ये खाली होने लग जाती है, क्योंकि जो बुलबुले निकल रहे हैं इसका मतलब बबल्स हैं, एयर बबल्स हैं। एयर बबल्स अब जाएंगे यानी कि एयर इकट्ठी होगी इन परत नलियों के अंदर। अब होगा क्या कि मैं वाटर का लेवल बनाती हूँ, कि पहले ये पूरी भरी हुई थी टेस्ट ट्यूब्स, अब क्या होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन डिकम्पोज होगा, वाटर, और धीरे धीरे ये जो टेस्ट ट्यूब्स हैं ये क्या होने लग जाएंगी, खाली होने लग जाएंगी। आप देखिए पानी का लेवल जो है, मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब में ये पानी यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब में ये पानी भरा हुआ है यहाँ तक, तो क्या आपको कोई अंतर दिखाई दे रहा है इनमें, जो पानी खाली हुआ है उसके अंदर दिखाई दे रहा है? अब क्या अंतर दिखाई दे रहा है, देखिए कि एक टेस्ट ट्यूब में तो पानी कम खाली हुआ है और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है ना उसके अंदर पानी ज्यादा खाली हुआ है। अब ऐसा क्यों है कि एक टेस्ट ट्यूब में तो पानी कम खाली हुआ है और एक में ज्यादा क्यों खाली हुआ है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें ये मालूम होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके सामने कि एक वाटर मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो तो है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, यानी कि जब एक वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज होगा तो हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन आधा ही लिबरेट होगा। सही बात है, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल्स के डिकम्पोज होने से हाइड्रोजन तो कितने रिलीज हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, दो, लेकिन ऑक्सीजन कितने रिलीज हो रहे हैं, एक। तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर हमें साफ दिख जाएगा कि वो टेस्ट ट्यूब जो ज्यादा खाली हो गई है उसमें तो कौन सी गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन, और जो कम खाली हुई है उसमें कौन सी गैस भरी हुई है, ऑक्सीजन। मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि हाउ विल यू प्रूव दैट वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या फिर हाउ विल यू डिस्क्राइब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो ये आपको मग बनाकर और ये लिखना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये टेस्ट ट्यूब के अंदर भी ये आपको बताना पड़ेगा कि किस में तो ज्यादा ऑक्सीजन है, सॉरी किस में तो ज्यादा गैस है और किस में कम गैस है। अब देखिए ये जो डिकम्पोजिशन है ये धूप की वजह से या सनलाइट की वजह से भी हो सकता है, कि अगर हम किसी चीज को धूप में रख देते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, यानी कि वो डिकम्पोज हो जाता है। और ये डिकम्पोजिशन जरूरी नहीं है कि गर्म करने से या इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से ही हो, ये धूप की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि AgCl। चलिए इसको रब कर देते हैं, क्लियर हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब हम आगे पढ़ते हैं कि सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl, Ag यानी सिल्वर, इसको जब हम सनलाइट में रखते हैं, सनलाइट, तो ये 2Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। Cl2 यानी क्लोरीन गैस, और 2Ag जो है, Ag जो है ये सिल्वर है, ये धूप में रखने से पहले व्हाइट कलर का होता है और धूप में रखने के बाद ये जो है ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसने कलर चेंज कर दिया, Ag और Cl2 में कन्वर्ट हो गया, और इसीलिए ये सनलाइट की वजह से डिकम्पोज हुआ और इसको कहा जाता है, धूप की वजह से इसका क्या हो गया, इसको कहा हमने कि इसका डिकम्पोजिशन हो गया है। इसके बाद AgBr, इसको भी जब हम सनलाइट में रखते हैं तो ये भी 2Ag प्लस Br2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ भी इसका भी क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। और ये जो रिएक्शन है AgBr, ये जो AgBr है ये काम में लिया जाता है व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी के अंदर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच कंपाउंड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, तो ये व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी के अंदर इसको काम में लिया जाता है, किसको, AgBr। चलिए अब हम आगे चलते हैं और अगली रिएक्शन को पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके पहले एक रिएक्शन और हम पढ़ते हैं, इसी रिएक्शन में एक और होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हीट लिबरेट हो रही है,
एंडोथर्मिक रिएक्शंस जब हम कंप्लीट करते हैं तो क्या होता है कि हीट लिबरेट नहीं होती, बल्कि जिस सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन हो रही है उसका टेम्परेचर पहले की तुलना में भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो देखिए जैसे ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि क्या हो रहा है, जब तक हम सनलाइट में नहीं रख रहे तब तक ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही, यानी कि हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। थर्मल डिकम्पोजिशन जब हम कर रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, गर्म करना पड़ रहा है, एनर्जी इतनी नहीं है सॉल्यूशन में कि वो रिएक्शन को कंप्लीट कर सके, और इसीलिए वो भी क्या होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन हो चाहे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो, ये सभी रिएक्शन कैसी हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि इन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए उनमें तो क्या होता है कि रिएक्शन कंप्लीट होती है तो एनर्जी खुद लिबरेट हो रही है, यहाँ पर एनर्जी लिबरेट नहीं होती है, बल्कि रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हमें बल्कि एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन काफी लंबी हो गया और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हिंदी में कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसे कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। चलिए विस्थापन अभिक्रिया का एक सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ। तो एक सिंपल एग्जांपल से हम विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं। देखिए FeCuSO4, ये क्या है, कॉपर सल्फेट, और इसके अंदर जैसे ही हम Fe क्या है, लोहा, तो लोहा इन द फॉर्म ऑफ कि लोहे की हमें कील डाल देते हैं जैसे ही कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो डालते ही विद इन सेकेंड्स क्या होता है, FeSO4 का निर्माण हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। अब ये क्वेश्चन हमसे मान लीजिए इस तरीके से भी पूछा जाए या फिर ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि व्हाई डज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन व्हेन आयरन नेल इज एडेड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए ये तो है कॉपर सल्फेट और ये क्या है, फेरस सल्फेट। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि लोहे की कील को डालते ही कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीले से हरा क्यों हो जाता है, या हम क्या कहें कि व्हाई डज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू येलो, ब्लू टू ग्रीन व्हेन आयरन नेल इज एडेड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पर है कॉपर जो कि एक मेटल है, यहाँ पर है फेरस लोहा। अब होता यह है कि रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसके अंदर फेरस जो है वो कॉपर की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव है। होगा क्या, जैसे ही हम इस सॉल्यूशन के अंदर लोहे की कील को डालेंगे विद इन सेकेंड सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, और ये कॉपर जब अलग हो जाएगा तो लोहे की जो कील है एकदम नई साफ कील जब अगर हम सॉल्यूशन में डाल रहे हैं वो भी 2 से 5 सेकंड के अंदर ऐसी हो जाती है जैसे उसकी पूरी के ऊपर जंग लग गई। उसके ऊपर क्या जम जाता है, कॉपर जम जाता है, और ये जो रिएक्शन है इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जांपल देखते हैं जैसे ZnSO4 जिंक सल्फेट, इसके अंदर भी जब हम कॉपर सल्फेट इसके अंदर जिंक पार्टिकल्स डाल देते हैं तो भी ZnSO4 बन जाता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है, यानी कि सॉल्यूशन में से अलग हो जाता है। क्लियर? अब ये तो हो गए इसके एग्जांपल। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो देखिए ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली और इसके अंदर ये मैंने सॉल्यूशन भर दिया है किसका, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का। इस सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही लोहे की कील को डाला जाएगा तो क्या होगा कि ये लोहे की कील पहले तो एकदम ठीक थी, लेकिन सॉल्यूशन में डालने के कुछ सेकंड्स के बाद ही इसके पूरी के ऊपर कॉपर जम जाता है। ऐसे लगता है जैसे पूरी पर जंग आ चुकी है, और ये रिएक्शन क्या कहलाती है,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लिखेंगे क्या अपन कि इन दिस रिएक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, लोहे की कील वाला। इन दिस रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ वन आयन इज डन इन द रिएक्टेंट्स। किसी एक आयन का क्या होता है, अंतर आता है, या कि क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ वन आयन इज डन इन द रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट के अंदर बाकी कोई चेंज नहीं हुआ, केवल फेरस कॉपर की जगह आ गया और कॉपर फेरस की जगह चला गया। कोई एक जो आयन है वो अपनी जगह को बदल लेता है और उसकी जगह कोई दूसरा आयन आ जाता है, और इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में किसी एक आयन का अभिकारकों के मध्य क्या होता है, अंतर या परिवर्तन किया जाता है। तो इस तरह हम चैप्टर के सेकंड पार्ट को हमने आज कंप्लीट कर लिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक हमारा चैप्टर हो गया। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास में हमने ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करेंगे, साथ ही साथ आप याद करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को विद डायग्राम। ठीक है, चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में। और मैथमेटिक्स का भी हमने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए, अगली क्लास में 4.2 को कंप्लीट करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।